तो सबको लगता है कि जो डिफेंस सेक्टर है वो एक ऐसा अभेद किला है जिसे मार्केट का कोई भी क्रैश नहीं हिला सकता, यानी कि कोई भी क्रैश गिरा ही नहीं सकता। कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अरे सर, ये तो सरकारी कंपनी है, मोनोपोली है, पैसा इन्वेस्ट करके यानी कि डाल करके सो जाओ बस। लेकिन दोस्तों, इस रिसेंट क्वार्टर की गहराई में एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइम छुपा है दोस्तों, जो इस सेफ हेवन के नाम पर रिटेल इन्वेस्टर्स की गला घोटने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, क्या आपका भी पोर्टफोलियो इस टाइम बम पर बैठा हुआ है और या आप फंडामेंटल्स को देख करके इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो? तो दोस्तों, यदि आप एफएनओ या टेलीग्राम टिप्स के चक्कर में पड़ करके मार्केट में अपना पैसा गंवा चुके हो या रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपना कल भी बर्बाद कर रहे हो, तो रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। दोस्तों, आज ही इन्वेस्टिंग शुरू करो। इसके लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सुपर कप ऑफ दलाल स्ट्रीट के साथ जुड़िए, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हर एक इन्वेस्टिंग के सबूत पेश किया जाएगा कि किस तरीके से ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या टेक्निकली वीक है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दलाल स्ट्रीट का सुपर कप और हाँ, निफ्टी 50 एफआईआर सीरीज के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी केस की फाइल खोल रहे हैं जो इंडिया की डिफेंस प्राइड और इन्वेस्टर्स के पेशेंस के बीच में फंसा हुआ है। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसके पास इतना काम है कि अगले 8 साल तक उन्हें कोई ऑर्डर लेने की जरूरत ही नहीं है। पूरा 8 साल तक इनके पास ऑर्डर भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में इसका स्टॉक प्राइस दोस्तों अपने 52 वीक के हाई से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, तो सवाल जायज है कि क्या यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक सोने का पिंजरा है जिसमें आप फंसने वाले हो? तो दोस्तों, खासकर मेरे वो स्टूडेंट और बिगनर इन्वेस्टर्स जो अभी भी दलाल स्ट्रीट में आए हैं, वो इस 2,33,165 करोड़ के मार्केट कैप वाले जायंट्स को देख करके पिघल चुके हैं, मेस्मराइज हो चुके हैं कि 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, जीरो डेप्ट है, खरीद लो। पब्लिक क्वार्टरली ट्रेंड्स पढ़ती ही नहीं है कि क्वार्टरली इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब थंबनेल्स देख करके लोग बाई बटन दबा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कंपनी ने 32,250 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू रिपोर्ट किया। इसी पीरियड में कंपनी का ऑर्डर बुक जंप करके 2.54 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये गैप दिखाता है कि प्रॉफिट 32,000 करोड़ और ऑर्डर बुक 2.5 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब कि एचएएल के पास ऑर्डर तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन उन्हें कैश में कन्वर्ट करने की जो स्पीड है वो अभी बहुत ही स्लो है। वो कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, अपने ऑर्डर को डिलीवर नहीं कर पा रही है। ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट कैसे होगा? तो दोस्तों, यह असलियत उस धीमे जहर जैसी है जो इसके रिसेंट एग्जीक्यूशन और वैल्यूएशन मैट्रिक्स में खुल चुकी है। जैसे असली प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताता हूँ। एचएएल का सस्ता पीई रेशियो जो इन्वेस्टर्स के लिए बिछाया गया एक जाल है, यानी कि नजर का धोखा है। आप वो देख रहे हो दोस्तों जो ऑपरेटर आपको दिखाना चाह रहा है, बल्कि वो नहीं जहां आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये डेटा एक बार देखो आप। टीटीएम पीई रेशियो है 26.21, यानी 26.21। दोस्तों, टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ का रेशियो, यानी कि 12 मंथ का टोटल पी रेशियो। और दोस्तों, इंडस्ट्री का पीई है वो 41.08। एक बिगनर्स क्या सोचेगा, आपको पता है? अरे वाह, इंडस्ट्री से 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है। लेकिन असली कहानी बुक वैल्यू और पीबी रेशियो बता रहे हैं। एचएएल की बुक वैल्यू है दोस्तों 554.9 है, लेकिन आप मार्केट में इसके लिए 6 गुना यानी पीबी रेशियो 6.28 ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो। दोस्तों, आप 2029 का परफेक्शन खरीद रहे हो, यानी कि 2029 में आपका पोर्टफोलियो एकदम परफेक्ट होगा, इसमें आप इन्वेस्ट करोगे। तो इस बात से ये क्लियर हो गया। ठीक है, आप एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे आप एक शोरूम में गए, आपको एक बुलेट बाइक खरीदनी है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 1 लाख है, यानी बुलेट का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन उसके पीछे एक लिमिटेड एडिशन का टैग लगा दिया गया है और उसकी वजह से ये 6 लाख रुपए में आपको बेची जा रही है। तो क्या आप खरीदेंगे? एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो शौक होता है, जो लोग शौक पे खर्च करते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो शौक के लिए विंटेज चीजें यानी कि पुरानी चीजें खरीदते हैं। मैं जानता हूँ लोग उसके लिए 6 लाख या 10 लाख भी पे कर देंगे, लेकिन आप क्या 1 लाख की बजाय 6 लाख देने के लिए तैयार हैं? आपके पास पैसे हैं आपके पोर्टफोलियो में? तो दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिगनर इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास पैसा ही तो नहीं होता है। इसीलिए हर कदम सोच समझ करके रखना चाहिए शेयर मार्केट में। इसीलिए वो 6 लाख डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, वो शौक वालों के लिए सही है कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो एक बजाय 6 लाख रुपए में खरीद सकता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑर्डर बुक की। दोस्तों, 94,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस वक्त मुनाफा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कागजी शेर है कि हाँ, इसे 1 लाख करोड़ का इसके पास ऑर्डर बुक है। ये सिर्फ कागज पे है दोस्तों। ऑर्डर मिलना और ऑर्डर को डिलीवर करना, यानी कि बिल बना करके देना, दोनों में दोस्तों जमीन आसमान का अंतर है। ये बात आपको भी पता है। इसके पीछे कारण क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट फ्लैट थी इसकी, 0.06%। और रिसेंट क्वार्टर में दोस्तों हमने साफ देखा है कि जो तेजस MK1A फाइटर जेट्स की डिलीवरी है वो बुरी तरीके से डिले हो रही है, क्योंकि अमेरिका से जो इंजन आने वाले थे वो टाइम पर आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है ईरान और अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, सप्लाई चेन दोस्तों पूरी तरीके से चोक हो चुकी है और असल में एचएएल का जो रियल प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग से आता ही नहीं है।
उसका रियल प्रॉफिट दोस्तों आता है रिपेयर एंड ओवरहॉल से, ROH। ओवरहॉल का मतलब होता है दोस्तों फाइटर जेट्स की पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी चेकिंग होती है, उसके बाद जो ओवरहॉल उसको बोलते हैं, मतलब बिल्कुल नया कर देते हैं कंपनी की सर्विस करके, ठीक है, उसे बोलते हैं ओवरहॉल। और दोस्तों ROH से इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 17,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, जो उनके लिए टॉप लाइन को स्टडी रखते हैं। यानी कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग से पैसा नहीं आ पा रहा है वो ROH से कमा रहे हैं, यानी कि रिपेयरिंग कर रहे हैं और ओवरहॉल कर रहे हैं, पूरे फाइटर जेट्स की सर्विसिंग करके ये कमा रहे हैं बस। कंपनी का ईपीएस भले ही 133.02 दिख रहा है दोस्तों अर्निंग पर शेयर, लेकिन अगर प्लेन्स हमारे डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे तो अगले क्वार्टर्स में रेवेन्यू स्पाइक कैसे आएगा आप ही बताइए। अगर इंजन नहीं आया तो क्या प्लेन हवा में उड़ पाएगा एचएएल का? बिल्कुल ही नहीं। जैसे मान लीजिए धुरंधर 3 आने वाली है, थिएटर्स हाउसफुल है, करोड़ों की बुकिंग हो चुकी है, लेकिन डायरेक्टर ये कह रहा है कि क्लाइमैक्स की शूटिंग अभी बाकी है क्योंकि हीरो के पास डेट ही नहीं है। दोस्तों एडवांस बुकिंग प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे जब तक आप मूवी को डिलीवर नहीं करोगे, फिर उसके बाद थिएटर्स में भीड़ लगेगी। एडवांस बुकिंग तो एकमात्र जरिया होता है कि हाँ यहाँ से शुरू हो रही है, तगड़ा जरिया होता है कमाई का, ठीक है दोस्तों। मार्केट जो होता है वो एग्जीक्यूशन को रिवार्ड करता है, यानी कि आप डिलीवर क्या कर रहे हो उसको रिवार्ड करता है, आपके ऑर्डर बुक को कोई नहीं देखता। दोस्तों जो ऑर्डर बुक आपको आज ताकत लग रही है ना, वही डिले होने पर ऑर्डर बुक गले का फंदा बन जाएगी जब कंपनी उसको डिलीवर नहीं कर पाएगी अपने ऑर्डर्स को। तो एचएएल का गोल्डन केज यानी कि जो सोने का पिंजरा है वो सिर्फ ऑर्डर बुक ही नहीं है, बल्कि वो डिपेंडेंसी है जो अमेरिका की कंपनी यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक्स पर है, क्योंकि अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी है वही दोस्तों एचएएल को इंजन प्रोवाइड करती है, इंजन भेजती है, हर महीने इंजन भेजती है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच साइन हुए थे। एचएएल ने 99 इंजन का ऑर्डर दिया था अमेरिका की जीई कंपनी को यानी जनरल इलेक्ट्रिक को, लेकिन मार्च 2026 तक दोस्तों सिर्फ एक मुट्ठी भर इंजन से ही इंडिया पहुंचे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक्स एरोस्पेस ने प्रॉमिस किया था कि वो अप्रैल 2025 से हर महीने 2 इंजन सप्लाई करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सप्लाई चेन इशू और इंटरनल एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स ने इसे एक बड़ा इंफॉर्मेशन गैप बना दिया है, जिसकी वजह से एचएएल के इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है, रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में एक सबसे बड़ा मोड़ आया है जब से रिपोर्ट्स आई हैं कि एचएएल को इंडिया के सबसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट AMCA से एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि बाहर कर दिया गया है। अब क्यों? एचएएल जो 40 साल से फाइटर जेट्स बना रहा है उसे इस प्रोजेक्ट से क्यों बाहर निकाला गया? अब पहले समझ लेते हैं AMCA है क्या। दोस्तों एमसीए का मतलब होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट को भारत बहुत तेजी से प्रोसेस कर रहा है, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह भारत का पहला दोस्तों 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। दोस्तों यह अपने दुश्मन के रडार से बचने के साथ साथ उन्नत हथियारों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक पॉलिसी है जिसे 3X रूल कहते हैं, और उसमें यह क्राइटेरिया रखा गया है कि यदि किसी कंपनी का ऑर्डर बुक उसके टर्नओवर से जितना वो डिलीवर कर रही है उससे 3 गुना ज्यादा है, यानी कि वो डिलीवरी नहीं कर पा रही है, तो उसे मेगा प्रोजेक्ट्स में 0 मार्क मिलेंगे। और एचएएल का ऑर्डर बुक तो उसके टर्नओवर से 8 गुना ज्यादा है, और नतीजा यह है कि एचएएल डिस्क्वालीफाई हो गया है भारत सरकार के AMCA प्रोजेक्ट से। आपको पता है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक AMCA प्रोजेक्ट है, ये आपको क्लियर हो गया। और उस रेस में कौन कौन आ गया है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T, भारत फोर्ज उस रेस में आगे निकल गए हैं एचएएल से। ये सबसे बड़ा झटका है एचएएल के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब तक की यह इन्वेस्टिगेशन यह दिखाती है कि गवर्नमेंट जो है वो एचएएल के मोनोपोली पर अब ट्रस्ट नहीं कर रही है। मोनोपोली प्रीमियम खत्म हो रहा है एचएएल का, और कंपटीशन प्रीमियम शुरू यहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं पीक मार्जिन स्पीच के बारे में, ठीक है। दोस्तों एचएएल का 0.0 जो डेट टू इक्विटी है वो 22.82% का ROE जो है वो बिगनर्स के लिए एक मीठा ट्रैप बन चुका है। कि जीरो डेप्ट होना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरी बात है दोस्तों, जीरो डेप्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मार्जिन हमेशा 22% रहेंगे, ये आप ध्यान देने वाली बात है। डिफेंस सेक्टर में दोस्तों ज्यादातर डील्स जो होती है वो फिक्स्ड प्राइस होती है। जैसे सरकार ने आज 5 साल के लिए कोई भी प्रोजेक्ट्स का दाम लॉक कर दिया, ठीक, लेकिन 5 साल में रॉ मटेरियल, टाइटेनियम, लेबर का दाम, इंजीनियर्स के सैलरी, ये किसी को नहीं पता। सरकार महंगाई के लिए एक्स्ट्रा पैसा तो देगी नहीं। अब वो 5 साल में पूरा कर रही है एचएएल, तो पूरा घाटा जो होगा वो एचएएल के प्रॉफिट मार्जिन से कटेगा, इतना बात याद रखिएगा। इसलिए जो उसका 22% का ROE है वो हमेशा रहेगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। आज मार्जिन अपने लाइफ टाइम हाई पर हैं एचएएल के, और यहाँ से वो कितने बढ़ सकते हैं तो चांस है दोस्तों बहुत कम, लेकिन गिर कितने सकते हैं ये आप सभी को पता है, बहुत ज्यादा। दोस्तों ये बिल्कुल उस बिल्डर की तरीके से है जिसने आपको 3 साल पहले 50 लाख का फ्लैट देने का वादा तो किया था। आज सीमेंट लोहे का दाम डबल हो गया है, बिल्डर आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांग नहीं सकता। अब वो क्या करेगा? अब वो प्रॉफिट से समझौता करेगा या फिर क्वालिटी से कर नहीं सकता एचएएल, क्योंकि वो भारत के प्राइड की बात है, ठीक है, इसलिए उसे अपने प्रॉफिट से समझौता करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब पीक मार्जिन और पीक वैल्यूएशन और लीथल कॉम्बिनेशन, जब ये गुब्बारा फटता है ना दोस्तों, तो रिटेल पब्लिक सबसे आखिर में भागती है। सबसे पहले कौन भागता है आपको पता ही है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स, FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स जो लगाए हुए हैं वो सबसे पहले भागते हैं। दोस्तों फंडामेंटल्स ने हमें बीमारी बताई है, जो फंडामेंटल्स डेटा होता है वो हमें बीमारी बताती है। अब टेक्निकल्स हमें बताएंगे कि मरीज जो है ICU से कब तक बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, अब टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं। अभी तक तो फंडामेंटल्स की बात हो रही थी, ठीक है, क्योंकि चार्ट्स आपको पता है झूठ नहीं बोलते। चार्ट्स पर साफ दोस्तों दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्मार्ट मनी का एग्जिट दिखाई दे रहा है। ऑपरेटर्स पिछले दरवाजे से निकल रहा है और आप फ्रंट डोर से एंट्री कर रहे हो, क्योंकि जो ऑपरेटर्स आपको दिखा रहा है
वो आप देख रहे हो, आप अंदर की चीजें नहीं देख पा रहे। तो दोस्तों इस इन्वेस्टिगेशन में आप सब कुछ देखोगे और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक स्टॉक्स का इन्वेस्टिगेशन करते हैं या उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर RSI निगेटिव डाइवर्जेंस में, ठीक है, क्लियर निगेटिव डाइवर्जेंस है। स्टॉक प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन RSI ने लोअर हाई बनाया हुआ है, मोमेंटम टूट चुका है। वॉल्यूम कंफर्मेशन देखो, जब स्टॉक्स गिरता है तो हैवी रेड कैंडल्स बनती हैं और जब बढ़ता है तो वॉल्यूम गायब हो जाता है। यानी कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए वॉल्यूम ही नहीं है, नीचे ले जाने के लिए दबाव तमाम वॉल्यूम इसके पड़े हुए हैं। देख लीजिए यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं दोस्तों, जहां से असली पैनिक शुरू होने वाला है। HAL का प्राइस 5166 के हाई से गिर करके 3487 तक आ गया है। अगर यह करंट सपोर्ट 3439 टूटता है तो अगला दरवाजा दोस्तों सीधा 200 DMA पर खुलेगा और यहाँ बीच में इसके लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अब तो दोस्तों इन सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब वर्डिक्ट देने का समय आ गया है। एक कड़वा सच सुनना दोस्तों, खासकर मेरी बिगनर्स स्टूडेंट। बिहेवियर जो साइकोलॉजी एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स HAL को 5000 के प्राइस पर एंकर कर चुके हैं। यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि ये 5000 रुपए तक था, ठीक। उनको लगता है कि 3500 सस्ता है, बहुत सस्ता है। लेकिन दोस्तों यह इन्वेस्टिगेशन ये दिखाती है कि 5000 का प्राइस यूफोरिया पर बेस्ड था। जो अब मान चुके हैं यानी कि AMCA भारत का प्रोजेक्ट HAL को मिलेगा, वो दनादन एंट्री कर रहे हैं कि अब ये जाएगा, HAL 6000 के पार जाएगा। लेकिन दोस्तों यही तो ट्रैप है, लोग इमोशनल होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भारत का प्राइड है, भारत किसान के लिए इसके जितने डिफेंस सेक्टर के सारे जहाजें हैं, सब कुछ इक्विपमेंट है, सब इसी में बनते हैं, इसलिए लोग इमोशंस हो चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, डिफेंस इज ए बिजनेस नॉट ए चैरिटी। डिफेंस जो है सेक्टर है वो एक बिजनेस है, यहाँ पर कोई चैरिटी नहीं चल रही है। और दोस्तों बिजनेस एग्जीक्यूशन से चलता है, सेंटिमेंट से नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। HAL ने 35 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया है। ये रिटेल को ट्रैप करने का एक तरीका हो सकता है। जब शेयर प्राइस गिर रहा हो, स्मार्ट मनी एग्जिट कर रहा हो, तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों एंटर करेगा बताइए मार्केट में? इसीलिए वो दिया गया है 35 रुपए का इंटरिम डिविडेंड। ठीक है दोस्तों, अब एक बात समझ लेते हैं, इन्वेस्टर और गैम्बलर में सिर्फ एक ही फर्क होता है, इमोशनल डिसिप्लिन। क्योंकि गैम्बलर गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इन्वेस्टर्स छाता लेकर के बारिश रोकने का इंतजार करता है। आप समझिएगा ध्यान से। आप दोस्तों मार्केट में कैपिटल एप्रिसिएशन बाद में आता है, कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले आता है। सबसे पहले अपना पैसा बचाइए, उसके बाद पैसों को बढ़ाना है। HAL एक बेहतरीन कंपनी है, भी को पता है और मैं भी मानता हूँ, लेकिन दलाल स्ट्रीट में अच्छी कंपनी को गलत दाम में खरीदना ये सबसे बड़ा जुर्म है। दोस्तों लॉन्ग टर्म माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करना होता है। इसका मतलब ये होता है सही वैल्यूएशन का इंतजार करने की हिम्मत करना। इन्वेस्टिगेशन का फाइनल वर्डिक्ट इस तरीके से है कुछ कि HAL एक गोल्डन केज में सोने का पिंजरा है। ये टाइम करेक्शन का केस है दोस्तों। अगर आपके पास बहुत नीचे के लेवल्स यानी कि 2500 की बाइंग है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रख सकते हैं। राइड ऑन द ट्रेंड बट प्रोटेक्ट द प्रॉफिट, इतना याद रखिएगा। आपको ट्रेंड पे सवारी करनी है लेकिन प्रॉफिट को बचाते हुए, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो या नया पैसा लंप सम में डालने की सोच रहे हो तो दोस्तों अभी के लिए इसे अवॉइड करना है। इसे अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज यानी 200 EMA पर आकर सांस लेने दो, थोड़ा सा वेट करने दो, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, हमने सभी के लिए बता दिया, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जो बहुत नीचे के लेवल पे खरीदे हुए हैं उनके लिए भी। ठीक है, लेकिन दोस्तों दलाल शीट की असली अदालत आप लोग हो। मुझे कमेंट्स में अपने वर्डिक्ट देना कि क्या HAL यहाँ से 5000 को पार करेगा या 200 EMA को टेस्ट करने के लिए क्रैश होगा। दोस्तों आपका एक कमेंट में जरूर पढ़ूंगा। और हाँ याद रखना, मैंने HDFC, रिलायंस, जोमेटो, टाटा मोटर्स, PSU बैंक्स की FIR ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। तो अगली FIR दोस्तों किस स्टॉक्स पर होनी चाहिए वो दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स होगा उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऑपरेटर का कोई भी ट्रैप आपसे छुप ना सके। मिलते हैं अगली इन्वेस्टिगेशन में, तब तक के लिए सतर्क और सुरक्षित इन्वेस्टिंग करते रहिए। और हाँ याद रखिए, आवर मोडस ऑपरेंडी इज मेक यू ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर। जय हिंद।